नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर उषा। तो ये एक कविता है जिसको लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा। तो कविता को हमने अपने यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, पूरी कविता हमने पढ़ी और कविता में मैंने आपको बताया कि क्या कुछ बताया गया है शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा इस कविता में। तो आज हम यहाँ पर कविता की सप्रसंग व्याख्या और कविता के अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्नोत्तर हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर आपको कविता के बारे में बताया, साथ ही कवि शमशेर बहादुर सिंह जी के विषय में भी बताया। तो उषा काल, ठीक है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है और एक तरह से जो सूरज की जो लालिमा है वो चारों तरफ फैल रही होती है। जो मैंने आपको बताया कि इसको आप अनुभव कर सकते हैं, इसको आप फील कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इस आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो सूर्योदय है, ये जो सूर्योदय है ये किस तरह का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सुबह, देखिए आजकल तो आप देखेंगे कि मौसम जो है थोड़ा सा खराब है। आजकल के टाइम में सुबह के टाइम पे बादल भी होते हैं और जो सूर्योदय होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आसमान साफ होता है, मौसम क्लियर होता है और खास तौर पर सर्दियों की जो सुबह होती है या फिर गर्मियों में जो सुबह होती है, उस टाइम पे जब मौसम साफ हो उस टाइम पे आप ये चीज फील कर सकते हैं, इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा एक देखिए, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ लोग जो है योगा मेडिटेशन इस टाइम पे करते हैं। बहुत ही शांति, बहुत ही एक सुकून देने वाली होती है ये जो सुबह होती है इस तरह की। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था कवि के बारे में। कवि परिचय मैंने आपको यहाँ पर दिया था, शमशेर बहादुर सिंह जी के विषय में मैंने यहाँ पर बताया था, उनकी कुछ रचनाएं बताई थी, साथ ही उन्हें दिए गए सम्मानों के विषय में डिस्कस किया था और साथ ही उनके निधन के बारे में भी। उसके बाद हमने पाठ का प्रवेश यहाँ पर पढ़ा था, क्या कुछ है इस पाठ प्रवेश के अंदर। तो सारी चीजें मैंने आपको बताई कि किस तरह से ये सूर्य उदय जब हो रहा है तो कैसा कैसा प्रतीत हो रहा है पूरा ये वातावरण, कहाँ कहाँ पर किस तरह के बार बार एक एक क्षण में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि किस तरह से चारों तरफ जो प्रकृति का एक तरह से सजीव चित्रण यहाँ पर किया कवि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा। तो आपने देखा, उन्होंने प्रकृति को उस टाइम पे जो प्रातः का जो नभ है उसको बहुत नीला शंख जैसा बताया है, राख से लिपे हुए चौके के समान बताया है जो कि अभी गीला है। और धीरे धीरे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। फिर वो उस लाल सिल जैसी प्रतीत होती है, यानी कि जैसे जो काली रात्रि है उसमें ऐसा लगता है जैसे वो काले सिल की तरह। सिल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो सिलबट्टा होता है जिसमें चीजों को पीसा जाता है। तो ये जो एक तरह से रात्रि है वो काले सिल के समान प्रतीत हो रही है, लेकिन थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि उसमें लाल जो है केसर घिस दी गई हो, केसर घुल गया हो। तो फिर इस तरह का लाल वो वातावरण लगने लगता है। लाल केसर मल्दी हो या लाल खड़िया चौक मल्दी हो। और उसके बाद जब जादू टूटता है उषा का, जब सूर्य उदय हो जाता है, जब ये भोर की बेला, जब ये उषा काल समाप्त हो जाता है, तो उस टाइम पे इसका जो जादू है, इसका जो सौंदर्य है वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। यानी कि अब सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि सूर्य अपनी जो किरणें है वो चारों तरफ फैला रहा है और उषा काल जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पर। और आज मैं इसको आपकी जो बुक है
वहां से हम इसको क्लियर करेंगे। आपको एक एक चीज क्लियर करवाऊंगी, इसकी सप्रसंग व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे और इसमें जो विशेष है वो हम करेंगे, साथ ही इसके अर्थ ग्रहण संबंधित जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर कवि के बारे में पढ़ा था। जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, तो उनकी भी यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि आप एटलीस्ट इतना याद करें, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके बारे में भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं उनकी रचनाएं, यहाँ पर जन्म, जो उनका जन्म है, उनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा भी देहरादून में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए और फिर उसके बाद यहाँ पर 1993 में इनका देहांत अहमदाबाद में हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं, काल संघ, कटुक कविताएं, कुछ और कविताएं, चुक भी नहीं इनके, और बहुत सारे इनकी कविताएं, जो रचनाएं मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई थी। संपादन इन्होंने हिंदू उर्दू कोश का किया। निबंध संग्रह भी इनके हैं, कहानी संग्रह भी है इनके, और इनकी काव्यगत विशेषताएं भी जैसे यहाँ पर बताई गई है। साथ ही इनकी भाषा शैली को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इन्होंने एक तरह से उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा, विशेषण आदि से अधिक बल सर्वनाम, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वो ठोस ही होता है, अनुगूंजों से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कुछ इनके एक तरह से भाषा शैली है इनकी। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादातर इनकी भाषा में है। और कविता का प्रतिपाद्य विषय, तो यहाँ पर मैंने प्रतिपाद्य विषय आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर कविता से जुड़े हुए अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को करने की। तो इसी में आप सप्रसंग व्याख्या भी यहाँ पर पढ़ेंगे कविता की, यानी कि एक एक प्रसंग को लेकर हम उसकी क्लियरली व्याख्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका बिल्कुल इसी तरह से आता है। एग्जाम में आपको एक काव्यांश दिया रहता है, आपने सब पहले उसकी व्याख्या आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आप उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसमें पहला छोटा सा काव्यांश दिया है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख के जैसा भोर का नभ। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका जो गीला पड़ा है। तो इसमें देखिए, भोर, कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। जैसे भोर का अर्थ होता है प्रभात, नभ का अर्थ होता है आकाश, चौका यानी कि जो रसोई बनाने का स्थान होता है, जहां पर रसोई बनाई जाती है, उसे कहते हैं चौका। ठीक है, प्रसंग क्या होगा? देखिए, ये आपने ये चीजें याद करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी पाठ के लेखक, कवि का नाम आपने याद करना है, साथ ही पाठ के साथ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्गृत है। इसकी रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय के पहले के वातावरण का सुंदर चित्रण किया है और यहाँ पर सूर्योदय का मनोहारी वर्णन भी उन्होंने किया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद व्याख्या, देखिए छोटी सी 2 पंक्तियां हैं, तो व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो वो नीले शंख जैसा हो, और दूसरे शब्दों में इस समय को आसमान जो है शंख के समान नीला लगता है। और वो उस टाइम पे पूरा, जैसे शंख क्या होता है, शंख क्या है, एक पवित्र वस्तु है जो हमारे पूजा पाठ में काम आती है। ठीक है, तो उस टाइम पे आसमान भी बिल्कुल एक साफ सुथरा, शंख आपने देखा होगा ना, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, साफ सुथरा। तो बिल्कुल आसमान भी एकदम नीले कलर का
एक नीले शंख की बात की है तो नीले रंग के शंख के जैसा साफ सुथरा और बिल्कुल आसमान भी नीले रंग का है और साफ सुथरा है, पवित्र वो दिखाई दे रहा है। और इसी कारण क्योंकि सुबह का समय है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, तो वातावरण में हल्की सी नमी प्रतीत होती है और उस नमी से ऐसा लगता है कि मानो जो राख से लेपा हुआ ये कोई चौका हो। ठीक है, चौका नमी के कारण गीला है क्योंकि वो अभी लीपा गया है तो उसमें नमी है और इस कारण वो गीला है। तो विशेष क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप विशेष यहाँ पर लिखेंगे, बताएंगे कि कवि ने प्रकृति का बहुत ही मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया है, बहुत ही मनोरम चित्रण यहाँ पर प्रकृति का किया है, सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया। देखिए यहाँ पर आपने कुछ रटना नहीं है, ठीक है, विशेष में आपने बताना है कि क्या विशेष है इन पंक्तियों में। विशेषता सबसे मेन है कि प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। दूसरी विशेषता है कि सहज और सरल शब्दों का यहाँ पर आपका चित्रण किया है। और गीला चौका, ठीक है, लिपा हुआ जो गीला चौका है उसकी बात यहाँ पर की है। तो यहाँ पर ग्रामीण परिवेश जो है, सुबह के समय का जो ग्रामीण परिवेश है वो उजागर हो रहा है। और बहुत सारे उपमाओं का यहाँ पर प्रयोग किया है, जैसे शंख जैसा, ठीक है, तो अलग अलग नए उपमानों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से आपने देखिए ये कुछ चीजें रटनी नहीं है, समझनी है ध्यान से, और इससे आपको जो है ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये विशेष था इन पंक्तियों में। अब हम इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? बिल्कुल क्लियर है, एक ही लाइन में उत्तर दे सकते हैं। प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले रंग के शंख से की गई है क्योंकि उस शंख के समान ही आसमान भी क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा साफ सुथरा और पवित्र लग रहा है या पवित्र उसको माना गया है। कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा? कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा? देखिए कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसीलिए कहा क्योंकि देखिए वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, उसमें सबसे पहले तो रात्रि का समय है और रात्रि में आप देखते हैं ना ओस गिरती है, सुबह के टाइम पे ओस गिरती है और उससे क्या होता है, वातावरण में एक नमी का माहौल रहता है, वातावरण में एक नमी होती है। और अभी क्योंकि सूर्योदय नहीं हुआ है तो थोड़ा सा भूरा रंग का, थोड़े से काले रंग का नभ दिखाई दे रहा है और एक तरह से थोड़ा हल्का नीला रंग उसमें दिख रहा है। तो ये सब मिश्रित रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा होता है ना जब आप बाहर जाते हैं, सूर्योदय नहीं हुआ होता है और आपको क्लियर नहीं होता कि आज धूप आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि आसमान का रंग कुछ इस तरह से काला, भूरा, नीला मिक्स हो जाता है जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है, जब उषा काल नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये मिश्रित रंग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसीलिए जिस प्रकार जो सुबह सुबह जब ग्रामीण परिवेश में जब भोर हो रही होती है, तो मैंने आपको बताया ना, चूल्हे को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद दोनों टाइम उसकी लिपाई की जाती है, उसको साफ सुथरा किया जाता है। तो वही ऐसा लग रहा है कि अभी अभी चूल्हा जो है लीपा गया है और वो अभी गीला है, उसमें नमी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो अर्थ है यानी कि उत्तर है आपका वो भी बिल्कुल सेम है कि प्रातःकालीन जो आकाश होता है उसमें ओस के कारण नमी होती है और गीले चौके में भी नमी होती है। जब चौका जो है गीला होता है, अगर आप उस पर कोई बर्तन रखते हैं तो उस बर्तन पर वो मिट्टी चिपक जाती है। तो अतः यहाँ पर क्योंकि ओस के कारण आसमान भी गीला है और एक नमी है आसमान में, तो और साथ ही जो गीला चौका है उसमें भी नमी होती है, इसीलिए यहाँ पर आकाश को कहा है कि अभी गीला पड़ा है। ठीक है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, धूप नहीं निकली है और धूप निकलने के थोड़ी देर बाद ही
जब धूप निकल जाती है क्लियरली, सूर्योदय हो जाता है, उसके 1-2 घंटे बाद फिर जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शुष्क हो जाता है। तभी आप देखेंगे कि जब आप बरसात में या सर्दियों में जब आप कपड़े सुखाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं वो सूखने में। क्यों लेते हैं? क्योंकि सूर्य जो है ढंग से नहीं दिखाई देता हमें, धूप ढंग से नहीं निकलती है, वातावरण में बहुत ज्यादा नमी होती है, और आप देखेंगे जो फॉग होता है, जो धुंध होती है, जो कोहरा होता है, अगर आप उसके बीच में खड़े हो जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो वही फॉग होता है, वही धुंध होती है, वही कोहरा होता है, और वही ओस की बूंदें होती हैं जिससे वातावरण में नमी होती है। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? यहाँ पर केवल 2 पंक्तियों में कवि ने प्रातःकालीन नभ के लिए 2 अलग अलग उपमानों का प्रयोग किया है। एक उपमान है उनका नीला शंख, और दूसरा उपमान है राख से लिपा हुआ चौका। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही उपमान जो है वो सर्वथा नवीन है, यानी कि बिल्कुल नए उपमान हैं। आपने बहुत सारे उपमान पढ़े होंगे, उपमाएं दी होंगी, विशेष विशेषण पढ़े होंगे, लेकिन आपने नीले शंख जैसा नभ और गीला लिपे हुए चौके के समान जो वातावरण है, ऐसा आपने शायद अभी नया ही पढ़ा होगा। तो सर्वथा नवीन यहाँ पर इन्होंने उपमान दिए हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा जो पहला काव्यांश था वो हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे काव्यांश की तरफ। दूसरे काव्यांश को यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत काली सिल, बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से, बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से जैसे घुल गई हो, बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से जैसे घुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो किसी ने, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अगली भी 4 ही पंक्तियां हैं। तो सिल का अर्थ मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि मसाला पीसने के लिए बनाया गया एक पत्थर। केसर एक विशेष प्रकार के फूल होते हैं, और मल देना यानी कि घिस देना, लगा देना। सप्रसंग व्याख्या, तो प्रसंग बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से ली गई है। इसके रचयिता प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण के सुंदर चित्र को उकेरा है, और कविता के इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी चित्रण भी किया है। तो देखिए व्याख्या क्या होगी, केवल 4 लाइनें हैं। तो व्याख्या किस तरह से होगी, कवि ने प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहा है कि सूर्य अब क्षितिज से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ठीक है, बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से जैसे घुल गई हो। अब जो है रात्रि जो थी, जो काला एकदम आसमान था, अब वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जब जो सूरज है वो अपने क्षितिज से धीरे 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 जब ऊपर उठ रहा है, तो वो एकदम से अपनी किरणें नहीं फैलाता, क्योंकि उसमें इतना तेज है, वो इतना बड़ा प्रकाश पुंज है कि जब वो निकलने वाला है उससे पहले ही उसकी जो रोशनी होती है, उसकी जो लालिमा होती है, वो चारों तरफ रोशनी के रूप में फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काले रंग की सिल को, जो काला रंग था, काले रंग जो रात्रि का काला रंग था, उसको लाल रंग के केसर से किसी ने धो दिया हो। काले रंग की सिल को लाल रंग के केसर से किसी ने धो दिया हो। अंधेरा काली सिल तथा सूरज लाल केसर के समान लगता है। अंधेरा जो है वो काली सिल को कहा गया है, और सूरज की जो लालिमा है उसको लाल केसर के समान बताया है। और इस समय का जो आकाश है वो ऐसा लगता है जैसे काली स्लेट पर, स्लेट जानते हो ना आप,
जब हम शुरुआत करते हैं लिखने पढ़ने की, देखिए आजकल तो स्लेट मुझे लगता है बहुत कम होता है, लेकिन घर में आप बच्चों को, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आप प्रैक्टिस के लिए लेकर आ सकते हो मार्केट से, मार्केट में मिल जाते हैं स्लेट्स। तो लेकिन वो आजकल बिल्कुल अलग तरह की होती है, पहले के टाइम में अलग तरह की होती थी। मानो काली स्लेट पर, काली स्लेट है एक, उस पे लाल रंग की खड़िया मिट्टी मल दी हो, अंधेरा काली स्लेट के समान, और सुबह जो है लालिमा युक्त सुबह जो है वो लाल खड़िया चौक के समान बताई है। देखिए छोटी सी 4 पंक्तियां हैं, उसको भी कितने सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। अब देखिए विशेष क्या है। सबसे पहले तो विशेष एक ही पंक्ति है यहाँ पर कि कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, या कवि ने सूर्य उदय का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। ठीक है, ये लाइन आप लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानो, जहां पर मानो और जानो होगा, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर पहले में बताया कि पहले पहले क्या था, पहला था कि जैसे सिल जरा सी लाल केसर से घुल गई हो जैसे, ठीक है। दूसरे पर लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, तो दोनों ही लाइनें जो हैं उनमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसके लिए देखिए आप क्लास 12th में हैं, आपको अलंकार क्लियर होने चाहिए, आपको जितने भी आपके अलग अलग तरह के उपमान उपमेय होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लास 12th में आने के बाद हिंदी व्याकरण का जितना जो पोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। आपको ये सारी चीजें, जैसे जो छोटी चीजें आप पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, रस पढ़ते हैं, और आप संधि पढ़ते हैं, या हिंदी में जितनी भी चीजें आप व्याकरण में पढ़ते हैं वो सारी चीजें बहुत शॉर्ट हो जाती हैं, क्योंकि एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि क्लास 12th तक आते आते आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कोई भी डाउट यदि आप लोगों को होता है व्याकरण में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको चाहे समास हो, चाहे अलंकार हो, चाहे रस हो, या और भी कोई आपका ऐसा टॉपिक हो जैसे जिसको आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप जरूर यहाँ पर बताएं, अपने डाउट्स रखें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको हमेशा काम आने वाली है। देखिए आप क्लास 12th पास कर लेंगे इस साल, और नेक्स्ट ईयर से आप हर कोई अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं, तो हिंदी जो है वो हर एक जो एग्जाम है उसमें एक जरूरी पार्ट होता है। और क्योंकि अगर आप हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप हिंदी भाषा में अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो कोई भी डाउट होता है यदि व्याकरण में, तो उसको आप जरूर क्लियर करें। आगे देखते हैं तीसरा क्या यहाँ पर बताया गया है विशेष। तीसरा है कि मुक्तक छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, दूसरे काव्य में मुक्तक छंदों का प्रयोग हुआ है, साथ ही नए बिंब और नए उपमानों का प्रयोग किया है, और एक लाइन जो कि सरल और सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की गई है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस काव्यांश से जुड़े हुए अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न। प्रश्न है, आसमान का सौंदर्य, आसमान का जो सौंदर्य है उसके लिए कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। आसमान के सौंदर्य को दर्शाने के लिए कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो देखिए आसमान के सौंदर्य को दर्शाने के लिए सबसे पहले उन्होंने उसको दिया है काले सिल के रूप में, ठीक है, और फिर कहा है काली स्लेट, अलग अलग तरह के उपमान उसको दिए हैं, और उनको प्रातः कालीन जो नभ है उसके लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, जो प्रातः कालीन जो आकाश है उसके लिए कहा है कि वो कैसा लग रहा है, काले सिल जैसा था, काली स्लेट जैसा था, और जो अब उसमें लाल लाल जो धब्बे दिख रहे हैं उनके बारे में भी कहा है। आप देख रहे हैं कि आसमान के सौंदर्य को दर्शाने के लिए कवि ने अलग अलग तरह के उपमानों का प्रयोग किया है, जैसे काले सिल का शब्द का यूज किया है और काली स्लेट शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, कवि ने किस समय का चित्रण किया है।
तो कवि ने सूर्य उदय से पहले का की जो भोर है उसका चित्रण किया है। ठीक है, कवि ने काली सिल और लाल केसर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, कवि काले सिल को अंधेरा मानते हैं और सुबह की किरणों को लालिमा युक्त जो होती हैं उसे मानते हैं लाल केसर। ठीक है, जो अंधेरा है उसको काली सिल और सुबह की जो किरणें जो सबसे पहले आती हैं जो लालिमा युक्त होती हैं उसे कहा है लाल केसर। और ऐसा कहा है कि ऐसा लगता है जैसे आसमान को, काली सिल को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। पूरा जो वातावरण है वो उस टाइम पे कैसा होता है? लालिमा युक्त हो जाता है। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट, लाल केसर, लाल खड़िया चौक आदि उपमानों के माध्यम से चित्रित किया है और प्रातःकालीन ओश और नमी के माध्यम से काली सिल और लाल केसर से घुलना बताया है। जैसे जो ओश होती है ना, उस कारण ऐसा लग रहा है कि काली सिल पर लाल केसर जो है घुल चुकी है। ठीक है, तो दूसरा काव्यांश भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। बढ़ते हैं तीसरे काव्यांश की तरफ आगे। नील जल में या किसी की, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का अब, और जादू टूटता है इस उषा का अब, सूर्य उदय हो रहा है। अब सूर्य उदय हो रहा है। गौर, गौर यानी कि गोरी, झिलमिल यानी कि मचलती हुई, देह यानी कि शरीर, और जादू यानी कि जो उसका आकर्षण है, सौंदर्य है। ठीक है, उषा अर्थात जो प्रातः काल है, सूर्य उदय अर्थात सूर्य का उदय होना। सब प्रसंग व्याख्या में सेम चीज यही लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 में संकलित उषा कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कवि ने सूर्य उदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्रण किया है और साथ ही सूर्य उदय का एक मनोहारी चित्रण भी किया है। तो कवि ने भोर के पल, अब देखिए व्याख्या जो है, भोर के पल पल बदलते, ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि भोर के पल पल परिवर्तित होते, कि क्षण क्षण किस तरह से परिवर्तन आ रहा है दृश्य में, तो उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफेद आभा दिखने लगती है और ऐसा लगता है मानो जल में, देखिए अभी तक कहा था काला सिल और लाल केसर, और अब कह रहे हैं कि किसी की गोर देह जैसे झिलमिल कर रही हो। अब किरणें जो है पड़ने लगी हैं, लालिमा हट चुकी है, अब उषा काल का जादू टूट चुका है, अब किरणें फैल रही हैं और वो किरणें इस तरह से झिलमिला रही हैं जैसे पानी में नहाते हुए जो गोरी देह है वो झिलमिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मानो किसी की, ये सूर्य की सफेद आभा, सफेद किरणें इस तरह की दिखने लगती हैं कि मानो नीले जल में किसी की गोरी सुंदर देह हिल रही हो। धीमी हवा और नमी के कारण सूरज का प्रतिबिंब हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद सूर्योदय जब हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य, अब देखिए जब एक बार सूर्य निकल जाता है ना, तो फिर जो सुबह के टाइम पे जो एक एक क्षण में जो परिवर्तन आ रहा था वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और क्या होता है, धीरे धीरे इस उषा का जादुई प्रभाव जो है वो समाप्त होने लगता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो इसमें विशेष क्या है, कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, माधुर्य का गुण है, नीले जल और हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बहुत ही सरल भाषा है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर भी प्रश्न है 4, तो आपके लिए ये आज का होमवर्क है कि जो हमने लास्ट काव्यांश पढ़ा, देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। जो हमने लास्ट काव्यांश पढ़ा इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, तो आपका होमवर्क है कि आप
इन 4 प्रश्नों को, यानी कि यहाँ पर आप 4 प्रश्न बनाकर लाएंगे लास्ट काव्यांश से जुड़े हुए, और साथ ही उसके उत्तर भी लिखकर लाएंगे। तो देखिए पूरी कविता यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी हमने डिस्कस कर लिया है। केवल पाठ से जुड़े हुए प्रश्न हमारे शेष रह गए हैं। तो इन्हें घर पर एक बार चैप्टर को रिवाइज करके अपनी कॉपी में नोट करने की कोशिश करें। कोई भी डाउट होता है चैप्टर से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।